everyone, welcome back to Bios Thought. कैसे हैं आप सब? I hope you're all doing good today, right? So चलो, welcome back to another session right here. We'll be discussing the final part of this chapter, which is again processes of recombinant DNA technologies. यही हम कल पढ़ रहे थे. हमने 5 steps उसमें देख लिए थे. हम आज के बाकी के 3 steps भी इसके अंदर discuss करेंगे. Fine. So yesterday we talked about how the isolation of the DNA is done. ठीक है, किस तरीके से fragmentation होता है with the restricted enzymes. फिर हमने बात करी कि separation and isolation कैसे कर सकते हैं उस desired fragment का by the process of gel electrophoresis, वो भी समझा था, है ना, और हमने cloning vectors के बारे में भी जाना था. Then we discussed about the PCR method which is used for the amplification to create billions of copies, right? So PCR was again, what was it? Polymer chain reaction, right? Polymerase chain reaction, यही समझा था. And then we talked about the ligation process of DNA fragment to a vector, यानी कि किस तरीके से हम एक DNA fragment को vector के साथ जोड़ सकते हैं. That is what we have understood, right? So आज के सेशन में हम ये तीनों पार्ट्स खत्म करेंगे. This is basically the end of this chapter. Fine. So starting with the transferring of the recombinant DNA into the host cell. अब देखो, तुमको याद होगा हम जब I think third lecture में we've discussed about the tools of the recombinant DNA, right? थर्ड या फोर्थ में, राइट? तो जिसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग कि देर आर सपोजिटली सम डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स, और इसके साथ साथ में तुम्हारे पास कुछ वेक्टर्स होते हैं, सम होस्ट ऑर्गेनिज्म. एक कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है ना. सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेम थिंग ओनली. फाइन. कि देयर आर सेवरल मेथड्स टू इंट्रोड्यूस अ लाइगेटेड डीएनए इनटू अ रेसिपिएंट सेल. कई तरीके मेथड से आप एक डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने होस्ट सेल के अंदर, एक रेसिपिएंट सेल के अंदर, लेकिन उसके लिए आपके रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो दैट वो डीएनए को ईजिली ले सके. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल कि डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. दैट मीन्स इट हेट्स वाटर, है ना, पानी से नफरत है. सॉरी, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि इट लव्स वाटर. फाइन. सो सिंस डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो वो पास नहीं कर सकता थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स. ओके, दो चीज़ें होती हैं ना, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक इज व्हेन इट हेट्स वाटर, हाइड्रोफिलिक व्हेन इट लव्स वाटर. सो इट लव्स वाटर बट इट इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, है ना. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी हम बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं एज द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू ओपन इट अप. उसको फोर्स ओपन करना पड़ेगा सो दैट वो उस प्लाज्मिड को ले सके. ठीक है, तो इसके लिए उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा. कैसे बनाया जाएगा? बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डाइवेलेंट केटायंस. ओके, वी नीड टू ट्रीट द बैक्टीरिया with specific divalent cations. याद है कि कौन से केटाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे? दैट वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. इट वाज कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम का इस्तेमाल हुआ था. एंड मोर सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड. सो कैल्शियम क्लोराइड इज़ यूटिलाइज बिकॉज ये इंक्रीज कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है. ठीक है, किस चीज़ की? आपके बैक्टीरिया के की एफिशिएंसी बढ़ा देता है ताकि वो डीएनए को अपने अंदर एंटर करने दे थ्रू इट्स पोर्स. ओके, सो दैट इज़ द जॉब ऑफ दीज डाइवेलेंट केटाइंस. ओके, तो अब सबसे पहले इसमें प्रोसेस में हम देखते हैं विच इज़ अगेन योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये जो साइड में तुमको पिक्चर में दिख रहा है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में? क्या हो रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको आपको फोर्स करना है इनटू द सेल. तो आप क्या करोगे? यू विल बी इंक्यूबेटिंग दिस सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन अ आइस. ठीक है, यानी कि तुमने अपना बैक्टीरियल सेल लिया और तुमने क्या लिया? अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बैक्टीरियल सेल प्लस योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज़ ऑब्वियसली अटैच्ड इन अ प्लाज्मिड, विच इज़ ऑलरेडी अटैच्ड इन अ प्लाज्मिड. ठीक है, इसको साथ में इंक्यूबेशन पे रखना है. फाइन, यू हैव टू कीप देम टुगेदर. इंक्यूबेशन पे रखना है एंड दैट टू इंक्यूबेशन ऑन आइस. ये याद रखो, ठंडा रखना है. फाइन. इसके बाद आप इसको पहुंचाओगे क्या? यू विल गिव इट अ 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक. फाइन, ठंडे से एकदम इसको तुरंत ही 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रख देना है, एक हीट शॉक दे देना है. एंड देन यू हैव टू पुट इट बैक अगेन ऑन टू आइस. इससे क्या होगा? ठंडे से गर्म किया, गर्म से ठंडा किया. आपने कंसेक्यूटिवली कुछ ही मिनट के अंदर बार बार उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्लस उस डीएनए को या फिर प्लाज्मिड को उसके एक टेम्परेचर एनवायरनमेंट से चेंज करा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में शॉक लगा, उसके सेल वॉल पे शॉक लगा एंड इट हैज़ ओपनड अप इट सेल वॉल. ओके, सो दिस कॉजेज योर बैक्टीरिया टू टेक अप दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए.
फाइन। तो ये रहा तुम्हारा नॉर्मल बैक्टीरियम, कैल्शियम क्लोराइड के साथ तुमने ट्रीट करा, अब तुम्हारा प्लाज्मेट इसके साथ बाउंड कर गया, इसके एक्सटीरियर पार्ट पे कॉम्पिटेंट बन रहा है। इसको तुम इंक्यूबेट करोगे 2 मिनट के लिए एट 42 डिग्री सेल्सियस, और तुम देख सकते हो कि प्लाज्मेट अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया है इन टू द सेल, एंड ये अब आपका एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है, दिस इज व्हाट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, यूर बेसिकली इट्स अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ योर डीएनए इज बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम, दैट्स इट। ओके, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है दैट हैज़ द जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, मान लो एम्पिसिलिन के लिए है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और वो एक जीन पोजेस करता है रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन। ठीक है, अब इसको मैंने इकोलाई के सेल में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो क्या होगा, द होस्ट सेल विल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। ठीक है, यानी कि मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अगर मैं इसी को बांध लूँ, ये वाला जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है अगेंस्ट एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। ठीक है, तो अब ये जिस किसी भी इकोलाई के साथ जाके सेल के साथ जुड़ेगा, वो उस इकोलाई को ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में बदल देगा। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को, इसी ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफॉर्म सेल को तुम अगर प्लेट के ऊपर अच्छे से मतलब स्प्रेड करते हो जिसके अंदर एम्पिसिलिन मौजूद है, तो क्या होगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे और अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपेंट्स मर जाएंगे। ठीक है, so in this way you will be able to select the only be able to only select, you will be able to only select the transformed cells in the presence of ampicillin. Okay, and then यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा उस केस में सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर जाएगा। समझ आया, मतलब अब जो ये मेरा ट्रांसफॉर्म सेल है विच इज़ अगेन एंटीबायोटिक एंटी रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, मतलब इट हैज़ एन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल है ये। ठीक है, अब इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल को मैंने एक अगर प्लेट के ऊपर रख दिया। ठीक है, अगर प्लेट के ऊपर रख दिया जिसके अंदर एम्पिसिलिन का क्या मौजूद है, एम्पिसिलिन का सोल्यूशन मौजूद है। फाइन, तो अब क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे। ओके, एंड द अनट्रांसफॉर्म और द अनट्रांसफॉर्मेंट्स, ओके, दे विल डाई, दे विल डाई। सो इस तरीके से क्या हो पाया, वी वर एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि उस पर्टिकुलर जो डीएनए था दैट हैज़ द आई मीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो उसके अंदर मौजूद था, वो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह आगे भी काम कर सकता है। तो मैं ये चीज़ पता चल गई। ठीक है, ये था पहला मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड भी याद करो, आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट माइक्रो इंजेक्शंस, है ना। रखो, यहाँ के बजाय नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। फाइन, अब इधर आ जाओ, विल टॉक अबाउट योर माइक्रो इंजेक्शन। सो सेकेंड टॉपिक और सेकेंड वे ऑफ यू नो like introducing the recombinant DNA into a host cell is micro injection। तो माइक्रो इंजेक्शन में बस कुछ नहीं, तुम डायरेक्टली क्या नाम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर रहे हो उस एनिमल के या उस ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर। तो इस पिक्चर में तुम देख सकते हो, है ना, यही हो रहा है। क्या किया हमने डीएनए माइक्रो इंजेक्शन में, क्या किया, तुम्हारे पास ये ऑर्गेनिज्म का सेल है पूरा और उसका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तुम्हारे पास माइक्रो इंजेक्शन है, ये उसकी पिपेट है। ऑलराइट, पिपेट होता है, ये पिपेट है और एक पिपेट है फॉर होल्डिंग। तो जब तुमने होल्ड करा और माइक्रो इंजेक्शन से वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो तुमने अंदर इंजेक्ट कर दिया होस्ट सेल के, तो उसका जो ट्रांसजीन है वो अंदर मौजूद हो गया डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर। तो जब डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईजी है, अब तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई हीट शॉक या कुछ आइस ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इट विल बिकम अ ट्रांसफॉर्म सेल। फाइन, डायरेक्टली injecting recombinant DNA into a host cell। ठीक है, तीसरे मेथड पे आ जाओ, व्हाट इज़ द थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड होता है तुम्हारा, ये प्लांट्स के लिए ज़्यादातर सूटेबल है। अगर मैं माइक्रो इंजेक्शन की बात करूँ तो ये बेस्ट सूटेड होता है फॉर एनिमल्स। ओके, ये याद रखना, प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज योर बायोलिस्टिक्स और जीन गन। ये तो बताया था मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में, राइट। तो क्या होता है इसमें कि तुम बम्बार्ड करते हो विद हाई वेलोसिटी कुछ ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड के या फिर टंगस्टन के जिनमें डीएनए की कोटिंग होती है। ठीक है, तो बस तुम उसको ही सिंपली शूट करते हो टारगेट सेल की तरफ और वो जाके चिपक जाते हैं, उस पर बम्बार्ड हो जाते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स होती हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हो कि तुम ऑलराइट। तो पहले पिक्चर में क्या है, ये तुम्हारा बायोजीन ही है, आई मीन बायोलिस्टिक गन ही है तुम्हारी। तो यहाँ पे फायरिंग पिन होती है, यहाँ पे चार्ज है, ये तुम्हारे माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, इट्स नथिंग बट बस गोल्ड की तुम्हारी वो है, छोटे छोटे से माइक्रो पार्टिकल्स, इनके ऊपर डीएनए की कोटिंग लगी हुई है। ठीक है, और उसको इतनी हाई स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो जाके आपके टारगेट सेल पर चिपक जाते हैं, बम्बार्ड हो जाते हैं। ओके, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू एंटर इनसाइड टू द न्यूक्लियस, बिकॉज हाई वेलोसिटी, आई मीन हाई वेलोसिटी से तुम शूट कर रहे हो ना, किसी चीज़ को शूट करोगे तो तेज़ी से ही जाएगी ना, so it will enter into the nucleus of your organism, plant cell. Fine, so that is your third method. So what we are doing is we are bombarding the target cell with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. ठीक है, this is suitable for plant cells, याद रखना है। Alright, moving to the next one, which is again your very simple method that we basically see. So ये आप कह सकते हो जैसे कि एक लास्ट वन ऑफ द लास्ट मेथड्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, डिसआर्म्ड पैथोजन यानी कि आपके पास एक पैथोजन है, उसको डिसआर्म कर दें, यानी कि उसकी जो बेसिकली इन्फेक्शियस होने का जो उसकी कैपेसिटी थी वो तुमने ख़त्म कर दिया। ओके, सो इसमें आपने क्या यूज़ किया, इस मेथड में हमने डिसआर्म पैथोजन का इस्तेमाल किया विच इज़ एक्टिंग एज अ वेक्टर। नाउ अब इसको हम अलाउ करेंगे हमारे मेन सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे वो इन्फेक्ट करेगा उसे तो वो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो उसमें अटैच था वो उस पर्टिकुलर होस्ट सेल को ट्रांसफ़र कर देगा। याद है? तो इसमें क्या डिस्कस किया था, कुछ याद आ रहा है? ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मेट, रिमेंबर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट किसका था ये? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम। आई होप ये याद आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा होते थे तुम्हारे रेट्रोवायरसेस, ये सब भी आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर? एंड देन द फिफ्थ पार्ट दैट वी हैव इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन, अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन इज अगेन कुछ नहीं है, तुम कुछ मान लो ऐसे जैसे शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जिनकी बहुत हाई फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो हमने यूज़ करे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये इंक्रीज़ कर देते हैं आपके प्रोटोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो जो होता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे एक सेल में तुमको पता ही है कि अगर ये एक सेल है तो इस सेल के बाहर, अगर प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ मान लो, तो दिस इज़ अ सेल वॉल, राइट। सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होगा? यू विल हैव योर सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन ही होता है, करेक्ट। और फिर उसके बाद उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्म कहते हैं, राइट। तो यही सेल मेम्ब्रेन जिसको तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के तुम प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन कह सकते हो, फाइन। तो आपने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जारी किया जो कि हाई फील्ड स्ट्रेंथ का था, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इसको तुमने जारी किया इनटू दैट पर्टिकुलर सेल। इससे क्या हुआ कि आपने जो प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन था उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया ताकि वो ईजिली जो उसके अंदर के माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं वो और खुल जाएं एंड दे कैन मेक द एंट्री फॉर योर डीएनए मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू इट सिंपली। ठीक है, सो वी रिलीज शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बेसिकली झटका सा दे रहे हो तुम, ऑलराइट। शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ, ऑफ हाई फील्ड strength are given. ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ओके, by creating microscopic pores. Fine. This will allow the easy entry
ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बस बात खत्म। क्लियर? सो दीज आर ऑल द 5 प्रोसेसेस दैट कुड बी डन, ओके, जिसमें हम एक तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू द होस्ट सेल। अब बारी आती है कल्चरिंग द होस्ट सेल्स ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑन अ प्रीटी लार्ज स्केल। ठीक है, बड़े ऐसे स्केल में आप क्या नाम है कल्चर कर रहे हो अपने होस्ट सेल्स को एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। क्यों? ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सको। ओके, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 4 लेक्चर से, इसका मेन एम देखो ये होता है, अल्टीमेट एम ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायरेबल प्रोटीन बना सके लार्ज क्वान्टिटी में। ओके, दिस इज़ द मेन एम। तो इस एक्सप्रेशन के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोटीन लाइक फॉर दिस योर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, राइट? इट इज़ वेरी मच एसेंशियल एंड ये एनहांस हो सकता है ओके प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन का। कैसे? ताकि बाय योर इंड्यूसर्स, अगर हम इंड्यूसर्स को एम्प्लॉय कर दें सो दैट दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ योर टारगेट प्रोटीन और द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो बस ये सारी चीज़ें, इजंट इट? तो क्या करना है इसके लिए? इफ़ एनी प्रोटीन, लेट्स से कोई भी हमारे पास प्रोटीन है जिसमें वो इनकोडेड कोई जीन है, मतलब आपके पास एक नॉर्मल जीन है, मान लो दिस इज़ योर डीएनए। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड है और इतना पार्ट इसका एक जीन है विच इज़ इनकोडेड फॉर द प्रोटीन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए इनकोडेड है। ओके, तो दिस इज कुड बी लाइक एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट, और इसी को आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम दे सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ दैट इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट, है ना? हेट्रोलोगस क्या होता है? व्हाट इज हेट्रोलोगस? हेट्रोलोगस होते हैं तुम्हारे सिंपली वो होस्ट जहाँ पे देखो वी बेसिकली हैव यू कैन से अ टाइप ऑफ अ होस्ट जहाँ पे यू आर एबल टू सी कि उसका जो सेल है ओके एक तो हेट्रोगेमस आई मीन हेट्रोलोगस होता है जिसके अंदर उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं दे आर प्रीटी मच सेम टू वन अनदर। ठीक है, 2 टाइप के सेल्स हैं विच आर प्रीटी मच सेम टू वन अनदर, तो इनकी जो फंक्शंस हैं सेम है लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है वो काइंड ऑफ डिफरेंट है। तो होते हैं ना हेट्रोलोगस एंड एनालॉगस, ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी प्रोटीन की बात करूँ, ऑलराइट, कि लेट्स से कोई भी एक मेरा डीएनए में जीन है ओके, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर जीन की एनकोडिंग अगर किसी प्रोटीन के लिए है, मतलब उसके अंदर कुछ कोड्स फीडेड हैं किसी प्रोटीन के लिए और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है इनटू द होस्ट सेल, इसी को आप एक हेट्रोलॉगस होस्ट कह सकते हो। इट इज़ नथिंग बट सिंपली एन ऑर्गेनिज्म जो एक्सप्रेस कर पाते हैं एक प्रोटीन को इन द सेल, ओके, जो जहाँ पे वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि ये मेरा होस्ट सेल है और ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मेरा एक लेट्स से एक प्रोटीन इनकोडेड जीन यहाँ पे मौजूद है। जब मैं इसको इस होस्ट सेल के अंदर डालती हूँ और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि वो अपनी फंक्शनैलिटी कर पा रहा है, तो इसी को हम फिर हेट्रोलोगस सेल कहते हैं। बिकॉज इट इज़ बिकॉज ये जो प्रोटीन था वो इस सेल के अंदर पहले से मौजूद नहीं था, वो नॉर्मली बना नहीं सकता था, लेकिन किसी डीएनए ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आने की वजह से वो अब एक्सप्रेस हो पा रहा है। सो दिस बिकम्स अ हेट्रोलोगस सेल, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए अब हम क्या क्या लाइक कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द प्रोसेसेस टू डू दिस। तो अगर मान लो कि तुम्हारा ह्यूमन इंसुलिन है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स दैट वी टेक। तो अगर ह्यूमन इंसुलिन जीन है जिसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द इकोलाई, एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन gene in a vector in E. coli। ठीक है, मान लो ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया सर्व कर रहा है ना एज द हेट्रोलोगस होस्ट, ओके, व्हेन यहाँ पे आपके पास एक बैक्टीरिया होगा दैट शुड बी सर्विंग एज अ हेट्रोलोगस होस्ट, बिकॉज जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो ऑब्वियसली प्रोटीन एनकोडेड है, राइट? तो जब आप इसको लेबोरेटरी स्केल से निकाल कर एक इंडस्ट्रियल स्केल पे लेकर जाते हो तो कोई नई सारी प्रॉब्लम्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए आएंगी। ऑब्वियसली बात है, एक छोटा लेबोरेटरी वे में तुमने इस चीज़ को करा तो बहुत हद तक एक्सपेरिमेंट सही भी हो सकता है, लेकिन जब तुम इसे एक लार्ज स्केल पे करोगे तो देयर वुड बी वेरियस एरर्स दैट कैन कम आउट, राइट?
सो फॉर एनी न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसको पहले आपको लेबोरेटरी स्केल पे ट्राई करना होता है, फिर ही उसके बाद आप जब उसकी कई सारे क्लोन जीन्स बना पाते हो, देन यू कैन डू इट ऑन अ लार्जर स्केल. Okay, so the cells here harbors the clone genes of the interest may be grown on a small scale in your laboratory. This is what is actually being done. So यहाँ पे जो कल्चर होगा that can be used for extracting that desired protein and then purifying it by using different separation techniques. तुमने कल्चर मीडियम बना दिया जब तुमने इसको एक स्मॉल स्केल पे ट्राई किया. ठीक है, स्मॉल स्केल यानी कि तुमने लेबोरेटरी में इसको बनाया, लेबोरेटरी में बन भी गया, तो उस टाइम पे जो भी तुम्हारे न्यूट्रिएंट मीडियम रहा होगा, ओके, एंड जो भी मल्टीपल कॉपीज तुमने क्रिएट करी होंगी, दिस नाउ कैन बी फर्दर यूटिलाइज टू मेक इट ऑन अ लार्जर स्केल. तब आप इनको यूज़ करके लार्जर स्केल पे कर सकते हो. ओके, तो क्या क्या प्रोसेस रहता है वो, हाउ डज इट वर्क, राइट. सो विल डू इट स्टेप बाय स्टेप ओवर हियर. फाइन. तो ये तो तुमने लिख ही लिया होगा. यहाँ से देखते हैं. सबसे पहले प्रोसेस होती है तुम्हारी स्क्रीनिंग प्रोसेस. ठीक है, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि स्क्रीनिंग में आपने बेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म को चूज़ करा आउट ऑफ ऑल दी अदर इस जॉब के लिए. ठीक है, तो आपने सेलेक्ट करा एक सही सा माइक्रोऑर्गेनिज्म. फाइन. सो स्क्रीनिंग इज सेलेक्टिंग बेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, नाउ दिस इज फॉलोड बाय पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग. पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज द सेकेंड स्टेप. ठीक है, यानी कि आप मॉडिफाई करते हो. व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सिंपली मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिज्म. यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई किया जाता है. ओके, उसके बाद इस ये काम किया जाएगा कहाँ पे, ये लेबोरेटरी स्केल पे किया जाता है. लेबोरेटरी. ठीक है, लेबोरेटरी स्केल पे तुमने इसको किया, मतलब छोटे स्तर पे उसे किया. ऑलराइट. और फिर उसके बाद एक पायलट प्लांट बनाया, एक पायलट प्लांट यानी कि एक टेस्टिंग प्लांट तुमने क्रिएट कर दिया इसके थ्रू. फाइन. अब जब ये चीज़ हो जाती है और सक्सेसफुल हो जाता है, अब आप इसको स्केलिंग करोगे, यानी कि अब आप इसको बड़े पैमाने पे करना शुरू करोगे. फाइन. तो अब आपके पास क्या होनी चाहिए कि अब आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यू नीड टू हैव अ मीडियम. ओके, एक मीडियम जिसमें बेसिकली नथिंग बट देयर हैज़ टू बी सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ एनर्जी सोर्सेज होने चाहिए, और साथ के साथ यहाँ पे एयर ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है. ठीक है, इसके बाद डाला जाता है इस पर्टिकुलर जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी थी, अब हम इसको डालेंगे आगे फर्दर फर्मेंटर के अंदर. ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल जैसे हम कहते हैं. सो नाउ द थिंग इज दैट यू नीड टू पुट इट अंडर प्रोसेस कंट्रोल, विच इज़ वेयर यू आर एक्चुअली फर्मेंटिंग, फर्मेंट करा जा रहा है. ओके, सो फर्मेंटेशन होता है बैच का, और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन रखा जाता है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बड़े बड़े से तुम्हारे टैंक्स होते हैं, ओके, जो घूमते रहते हैं रेगुलर कंडीशंस पे, जैसे पीएच मेंटेन होता है, उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है, न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहता है. तो इसके अंदर वो बड़े पैमाने पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही थी, जो मॉडिफिकेशन हो रही थी, वो बड़े पैमाने में होनी स्टार्ट होती है. ठीक है, तो इसी टैंक के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जाता है, समय के साथ ऑक्सीजन डाला जाता है, एंड यही प्रोसेस कंट्रोल होता है. इसके साथ साथ कुछ हीट भी निकलता है जो कि वेस्ट के तरीके से अलग बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट दैट इज़ योर सेपरेशन. ठीक है, सेपरेशन के, आप सेपरेशन के प्रोसेस कई हो सकते हैं. आप फिल्टरेशन कर रहे हो या आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, दैट कुड बी एनी वन. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग. अब इसी सेपरेशन से तुमको मिलेंगे कुछ सेल्स. ठीक है, और एक मिलेगा तुम्हें लिक्विड. जब तुमने सेपरेशन कर दिया तो एक लिक्विड आ जाएगा और कहीं पे तुम्हारे पास सेल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ये सेल्स कुछ नहीं है, ये है हमारे बायोमास ही होता है. ऑलराइट. और ये जो लिक्विड है, ठीक है, तो ये जो बायोमास यानी कि जो सेल्स हैं, इसको ब्रेक किया जाता है, इसे ब्रेक ओपन करते हैं. ठीक है, दीज आर ब्रेक ओपन. ऑलराइट. एंड क्या होगा, अब होगा आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन. आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. और यही जो प्रोसेस हो रहा है ना पूरा, ठीक है, दिस होल थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट इज योर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी. ठीक है, आइसोलेशन किया, प्योरिफिकेशन कर दिया प्रोडक्ट का, और फिर उसके बाद तुम्हें से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आगे पैकेजिंग करनी होती है. सो यू बेसिकली do the formulations, right, you do the packaging processes,
देन व्हाट एल्स, यू डू द स्टोरेज, और फिर उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग करते हो। तो ये सब आ जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के अंदर, और यही होता है लार्ज स्केल पे बनाना। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक द होल ओवरव्यू ऑफ हाउ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज टेकन प्लेस। तो बेसिकली जब तुमने आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जब आपने एक ऑर्डिनरी लेबोरेटरी में सब ये काम कर लिया और एक पायलट प्लांट बना लेते हो, सो दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अ स्मॉल फर्मेंटर। ठीक है, वो स्मॉल फर्मेंटर्स क्या हो सकते हैं, जैसे लार्ज शेक फ्लास्क होते हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो फर्मेंटर कुछ नहीं है, एक सिंपल सा टैंक है या फिर वेसल है, ठीक है, जो कि प्रोसेस कैरी आउट करने में हेल्प करता है। इसमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट डाला जाता है और कुछ फिजिकल कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो सही से बन के आए। फाइन। तो अब देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले जब भी हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्केल अप करते हैं फ्रॉम दैट पायलट प्रोडक्शन टू अ फुल स्केल पार्ट। यानी कि ये जो तुम्हारा था, ये तुमने पायलट प्लांट बनाया, ये छोटे स्तर पे था। अब इसको जब तुम स्केल अप करोगे टू अ लार्जर स्केल, जब तुम्हें 100 से 1000 तक के लीटर्स का काम करना है, राइट, लार्ज स्केल पे करना है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तब हम बात करते हैं सर्टेन फैक्टर्स की। नंबर वन, जिसमें से नंबर वन इज योर, अगेन यू हैव टू मेंटेन द एसेप्टिक कंडीशंस। ओके, you have to maintain aseptic conditions। बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलती से भी अगर सेप्टिक हो गया तो सब बेकार चला जाता है। ओके, तो बिकॉज बहुत इजी हो जाता है दोनों ही इनपुट और आउटपुट को कंटेमिनेट करना। ओके, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एसेप्टिक इन नेचर। ऑलराइट, नाउ सेकेंड फैक्टर इज़ कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम मिक्सिंग करते हैं या एरेटिंग करते हैं उस मीडिया की, और फिर हम वेस्ट हीट को रिड ऑफ करते हैं। ठीक है, वी गेट रिड ऑफ योर वेस्ट हीट, राइट, एंड दैट क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वो आप मूव कर रहे हो एक स्केल से दूसरे की तरफ, तो उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ता है। ओके, फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स सच एज मिक्सिंग एंड एरेटिंग। ठीक है, मिक्सिंग एंड एरेटिंग, तो इस टाइम पे क्या करें ना, आप मीडियम में मिक्सिंग कर रहे हो, मीडियम में थोड़ा सा और ज़्यादा ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो इस समय क्या होगा, इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ वेस्ट हीट। ठीक है, अब उस वेस्ट हीट को एक्चुअली रिड ऑफ करना, कैसे रिड ऑफ करोगे, और फिर एक स्केल से दूसरी स्केल तक में लेकर जाना, यानी कि एक टैंक से दूसरे टैंक में, या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में करना, दैट इज़ अ इशू। सो दैट कैन बी अनदर फैक्टर जो कि डिस्टर्ब कर सकता है प्रोसेस को। ठीक है, सप्लाइंग इनफ ऑक्सीजन, सप्लाइंग इनफ ऑक्सीजन। सो दिस इज़ अगेन, जब लार्ज स्केल कल्चरिंग होती है तो एयर को फोर्स करा जाता है इस मीडियम के अंदर, क्योंकि एक सिंपल एजिटेशन जब आप यूज़ करते हो किसी भी लेबोरेटरी स्केल में, वो बहुत इनएडिक्वेट होती है। जब तुम नॉर्मल लैब में कर रहे हो तो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन डालना इज़ ईजी टू डू दैट। ओके, जब तुम स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, लेकिन जब लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो मीडियम ही इतना ज़्यादा है, उसकी थिकनेस इतनी, उसकी विस्कोसिटी इतनी है, उसके अंदर बायोमास कितना सारा है समय, वो हीट भी जनरेट करिए, और उसमें तुम्हें इतना ज़्यादा एयर पोर्शन करना है एट एनी कॉस्ट। So that will require a lot of oxygen for it, right? It will require a lot of hard work from your end. And then small bubbles are more effective than large bubbles. So एक स्पैरगर भी यूज़ किया जाता है, स्पैरगर या स्पैरजर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये एक ट्यूब होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इसके थ्रू क्या नाम है, ऑक्सीजन दिया जाता है। सो कॉन्स्टेंटली मिक्सचर को स्टर करना भी ज़रूरी है। ओके, कुछ एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स। राइट, तो एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि वो फोमिंग रिड्यूस कर दे, जो कि आपके स्टेरेशन, आई मीन जो आपकी स्टेरिंग और एरिएशन की वजह से हो रही है। मतलब तुम मिक्सचर को घुमाते भी जा रहे हो, स्टर भी करते जा रहे हो, है ना, जैसे घर में जब तुम दाल बनाओगे तो यू कीप स्टरिंग इट, राइट, तो वही होती है स्टरिंग, राइट। और एरेशन जब तुम उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हो तो फोम बनने के चांसेस होते हैं, तो एंटी फोमिंग एजेंट्स का भी होना ज़रूरी है। ओके, देन कम्स द पॉइंट की वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका क्या। सो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, ओके, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हो रही है ना, ऑब्वियसली बात है, हीट प्रोड्यूस होगी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस हीट को प्रोड्यूस जो हो रही है उसको कूल किया जाता है। ओके, वी बेसिकली कूल इट विद वाटर, ऑलराइट, एंड देन यू नीड टू मेक कांस्टेंट कंडीशंस। क्या कांस्टेंट कंडीशंस चाहिए, समझ गए होगे आई थिंक अब तक। पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का एक कांस्टेंट वो चाहिए होता है, लाइक नंबर्स, सो एज टू मेक श्योर कि सब कुछ प्रॉपरली मॉनिटर होता रहे, सब कुछ लार्ज स्केल पे सही तरीके से चलता रहे, एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग डिवाइसेस और कंट्रोल प्रोसेसेस की भी ज़रूरत होती है ताकि ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग होती रहे। ओके,
अब अगर बात करते हैं जैसे फर्मेंटर्स की, तो मैम व्हाट आर फर्मेंटर्स? अगेन फर्मेंटर्स आर लाइक दिस इज़ व्हाट योर फर्मेंटर लुक्स लाइक, ठीक है। तो भाई फर्मेंटर्स आर नथिंग बट दीज आर कॉल्ड एज योर बायो रिएक्टर्स। फर्मेंटर्स बोल दो या फिर बायो रिएक्टर्स बोल दो, एक ही बात है। ये चेम्बर होते हैं जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है एक लिक्विड या फिर सॉलिड मीडियम के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको डिज़ायर प्रोडक्ट बनाना है लेट्स से लार्ज क्वांटिटी में, तो आप बायो रिएक्टर्स जो लार्ज वॉल्यूम के लिए डेवलप किए जाते हैं उनका इस्तेमाल करोगे। लार्ज वॉल्यूम यानी कि 100 से 1000 लीटर तक के हिसाब से उनका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बायो रिएक्टर्स आर योर वेसल्स इन विच योर रॉ मटेरियल जैसे कि कुछ बायोलॉजिकली कन्वर्टेड होते हैं इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि बायो रिएक्टर्स का जब मैं नाम दूं तो बायो रिएक्टर्स इज सिंपली रॉ मटेरियल्स आर योर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे वो एक एंजाइम ही तुम क्यों ना बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी, यूजिंग फ्रॉम व्हाट, यूजिंग फ्रॉम एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स और फ्रॉम माइक्रोबियल प्लांट सेल्स, दैट इज योर बायो रिएक्टर्स जॉब। सो दिस इज अगेन raw materials are biologically converted into specific products using plant, animal और human cell। यानी कि तुमने रॉ मटेरियल को एक स्पेसिफिक एंजाइम में बना दिया, कैसे? कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चीज़ डाली होगी ना, दैट इज़ वेयर बायो रिएक्टर कम्स इन, ठीक है। तो बायो रिएक्टर अपने आप में ही कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है, ओके। जैसे कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस के लिए क्या ज़रूरी है? टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होता है, सबस्ट्रेट होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वाइटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फर्मेंटर इन डिज़ाइन जो होंगी और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं उस बात पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स होते हैं आपके स्टीयरिंग टाइप के, ओके, जो कि ये तुम्हारा दोनों ही जो यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें, ए और बी, दे बोथ आर योर स्टीयरिंग टैंक्स होंगे। लेकिन पहला वाला एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है, सो दिस वन इज सिंपल स्टर्ड टैंक bioreactor, ठीक है। एंड दिस वन इज बेसिकली योर स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। स्पार्ज्ड क्या होता है? छोटी सी ट्यूब होती है, याद रखना, स्पार्ज्ड इज नथिंग बट छोटा सा ट्यूब दैट हैज द होल्स इन इट, ठीक है। क्या नाम है, एयर बबल्स डाले जाते हैं ना, तो ये जो एक लंबी सी तुम्हें वो दिख रही है ना अंदर जाती हुई रॉड, इसमें छोटे छोटे से वो होंगे, क्या नाम है, होल्स, सो दैट कैन गिव यू द, मतलब दैट कैन प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू इट, फाइन। तो अगर एक स्टर्ड रैंक रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये जैसे तुम देख रहे हो सिलेंड्रिकल है, इसके थोड़े से कर्व्ड बेसेस हैं, ठीक है, और एंड ये हेल्प करता है, ये कर्विंग बेस जो होता है ये हेल्प कर देता है आपकी मिक्सिंग में, और या उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उसको मिक्स करने में हेल्प कर देता है। और जो स्टरर है, ये जो इतना बड़ा लंबा सा रॉड तुमको दिख रहा है बीच में, ठीक है, तो ये एक स्टरर कहलाया जाता है, ऑलराइट। सो दिस वन इज बेसिकली देयर सो दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प इन यू नो लाइक फैसिलिटेटिंग द मिक्सिंग इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, फाइन। ऑल्टरनेटिवली अगर हम बात करें जैसे कि अगर एयर बबल किए जा सकते हैं इनटू द रिएक्टर, तो तुम खुद देखो सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तुम एसिड बेस का पीएच कंट्रोल कर सकते हो, स्टीम भी डाल सकते हो फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है। फोम ब्रेकर्स यहाँ पे होते हैं, फ्लैट प्लेटेड ब्रेकर्स होते हैं, कल्चर ब्रॉथ होता है जहाँ पर डायरेक्टली कल्चर पुट इन किया जाता है, मोटर तो लगी ही है, स्टेराइल एयर है। सो यू कैन डू इट ऑल, मतलब एक ही पार्ट के अंदर तुम सब चीज़ें कर पा रहे हो। एंड द सेम गोज विद योर स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। तो इसके अंदर डायरेक्टली तुम्हारे पास इतना सारी चीज़ें नहीं है, बट अगेन व्हेन यू पुट द मीडियम इनसाइड ऑफ इट एंड इट कीप्स स्टिरिंग, तो यहाँ से जो भी गैस बाहर निकलती है दैट कीप्स ऑन यू नो बीइंग मिक्सड अप। सो बबल्स जो होंगे दे ड्रामेटिकली इंक्रीजेज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, and that is the reason your increased surface area मतलब there's a surface area that increases for oxygen transfer, that is the main job basically, ठीक है। सो इन सब में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना द प्रोडक्ट इज़ ईदर द सेल्स दमसेल्स, यानी कि जो बायोमास बन के निकल जाते हैं, या तो वही एक प्रोडक्ट होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर कुछ यूजफुल सेल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे अलग से। तो ऑल ऑपरेशंस नीड टू बी कैरीड आउट अंडर स्टेराइल कंडीशन सो दैट आप कंटामिनेशन ना करो अपने कल्चर का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें तुम्हारी एनारोबिक यू नो लाइक जब हम सॉरी ये जो सारी चीज़ें हो रही है तुम्हारी एनारोबिक कंडीशन में हो रही है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ये काम कर रहा है लेकिन हम ऊपर से फोर्सफुली ऑक्सीजन डाल रहे हैं,
Okay, so that is something to be take care of. Fine. The term fermentation itself is originally applied to anaerobic processes, but now it is more used broadly so that we are including all the processes which is again your aerobic and anaerobic. दोनों चीज़ों के लिए भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है. तो अगर मैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करूँ तो यू नो यू हैव टू काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन. एक होता है बैच फर्मेंटेशन और एक होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं fermentation types. So number one is batch and number two is continuous culture. Continuous culture, batch fermentation. ठीक है, ये तुम्हारा क्लोज्ड सिस्टम है और ये होता है ओपन सिस्टम. फाइन. तो बैच फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि आपने कंडीशन सेट कर दी, अब आप उसे बाद से चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है, तुमने पहली कंडीशन सेट कर दी, सारा अपना सामान कर दिया, रख दिया फर्मेंटर के अंदर. नाउ यू कैन नॉट चेंज इट फ्रॉम द आउटसाइड जब एक बार फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई. ठीक है, मतलब अब जब फर्मेंटेशन चल रही है तो तुम ऊपर से और न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है. राइट, एक बार काम हो गया शुरू तो हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे. सो प्रोसेस स्टॉप तभी होगा एक बार जब एक सफिशिएंट प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो कंटेंट होते हैं फर्मेंटर के वो रिमूव कर लिए जाते हैं, प्रोडक्ट आइसोलेट हो जाते हैं एंड जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके अंदर डिस्कार्डेड होते हैं, ठीक है, उसको भी हटा दिया जाता है और फर्मेंटर को दोबारा क्लीन करके सेटअप किया जाता है फॉर अ फ्रेश बैच. फाइन. कॉन्टिन्यूस कल्चर ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि तब अब इसमें तुम्हारा जो यूज्ड मीडियम है, मतलब चल रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है तो उसमें मीडियम यूज़ होता जा रहा है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वेस्ट निकलेगा. तो वो जो यूज्ड मीडियम में ही वेस्ट होता है, मिक्सड अप होता है, तो वही मीडियम जो है वो ड्रेन आउट होता रहता है एक साइड से, और एक साइड से फ्रेश मीडियम उसमें डाला जाता है कंसिस्टेंटली, सो दैट साइकोलॉजिकली एक एक्टिव लॉग पोटेंशियल फेज मैनेज रहे. और इस टाइप के कल्चर को ही हम यूज़ करते हैं ताकि हमें लार्जर बायोमास जब क्रिएट करना होता है हायर यील्ड्स के लिए फॉर योर डिज़ायर्ड प्रोटीन, तब आप ओपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो विच इज़ नथिंग बट देन योर कॉन्टिन्यूस कल्चर. ठीक है, याद रखना स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स के लिए आप शेक फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट डज नॉट यील्ड अ लार्ज क्वांटिटीज. ओके, बट कंटिन्यूस कल्चर इन्वॉल्व क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस और एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन इन्वॉल्व करते हैं फॉर मेनी वीक्स. ये काफ़ी समय तक चलता है. इट हैपन्स मेनी वीक्स, इट टेक्स मेनी वीक्स. ठीक है, ड्यूरिंग विच न्यूट्रिएंट मीडियम एडेड होते जाते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें हटाई भी जाती हैं. क्लियर? आई होप फर्मेंटर्स एंड फर्मेंटेशन और ये सारा प्रोसेस उनको क्लियर हो गया होगा. Let's move on to the last topic, which is again extraction of the desired product using the downstream processing. ठीक है, अभी पढ़ा था ना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इधर यही थी ना, सेपरेशन के बाद आइसोलेशन से पहले का जो सेल्स, बायोमास और लिक्विड निकल रहा था, वो क्या है, वो कैसे हो रहा है, दैट इज वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, इट इज़ द नेम गिवन टू द स्टेज व्हेन योर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज रिकवर्ड एंड प्योरिफाइड. ओके, दिस इज बेसिकली व्हेन योर डिजायर्ड product is recovered and purified. फाइन. तो अब क्या होता है ना कि जब आपका बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीशन में आ गया, यानी कि तुमने बना लिए चीज़ें, ठीक है, प्रोडक्ट हैज़ बीन सब्जेक्टेड थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, अब बिफोर इट इज़ सपोज टू बी मार्केटेड, राइट. अब जो स्टेज होता है, यही स्टेज इंक्लूड होता है तुम्हारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस का, जहाँ पे सेपरेशन और प्योरिफिकेशन की जाएगी. ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जो कंटेंट्स होते हैं फर्मेंटर्स के, उसको आप पहले सेपरेट करोगे लिक्विड से, है ना. मैंने क्या बताया था, ये वाला जो स्टेज था, यहाँ पे सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन तुमने कर लिया, तो अब यहीं पे स्टार्ट होगा ना. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. कि अब तुमने जो सेपरेशन कर लिया, अब इस सेपरेशन के बाद बनेंगे कुछ सेल्स, बेसिकली बायोमास, और यहाँ पे लिक्विड अलग हो जाएगा, है ना. तो अभी फर्मेंटर में से हमने यही किया, हमने कंटेंट्स अलग कर दिए, लिक्विड कंपोनेंट को अलग कर दिया. ठीक है, ना दिस इज़ यूजुअली डन बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन. कुछ भी कर लो तुम, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लो या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का. ओके, यू कैन डू दैट. सो नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज कि यहाँ पे आपके हो सकता है कि आपने जो लिक्विड हटाया हो, दिस में कंटेन योर डिज़ायर्ड प्रोटीन्स और प्रोडक्ट्स. ओके, और हो सकता है कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट हो. ओके, कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब जो आपका जो सेल वाला बायोमास जो क्रिएट हुआ था पूरा, क्या पता इसके अंदर तुम्हारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आ गया हो. ओके,
तो दोनों में हो सकता है। तो एक होल रेंज ऑफ बायोकेमिकल सेपरेशन और प्योरिफिकेशन टेक्निक्स करी जाती हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन ड्राइंग। ओके, ड्राइंग करते हो, क्रोमेटोग्राफी करते हो, फाइन। इसके अलावा तुम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हो, डिस्टिलेशन करते हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन, ये सारे एक होल रेंज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो करे जाते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज प्रेजेंट वेदर इट इज़ इन द बायोमास और इन द लिक्विड देयर, ठीक है। तो जब इंडिकेशन होता है कि व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके 90% ऑफ द 200 स्टाफ दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड इन दिस थिंग। ये चीज़ हुई थी जो एली लिली बना था ना, ह्यूमन इंसुलिन प्लांट जो क्रिएट किया गया था, तो इसके अंदर ये चीज़ हुआ था। There was as an indication of the importance of this downstream processing, it involves around like 90% of the 200 staff employed by Eli Lilly in their human insulin plant, ठीक है। बिकॉज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स लाइक वेरी, तुम इसको ऐसे मान लो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ना ध्यान वाला काम है ये, ओके। जब तुमको डिज़ायर प्रोडक्ट तो सेल और लिक्विड से निकालना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज downstream processes that are listed out over here, so you need a lot of people to do that, okay, you need some specialized people to do that, and that is where this example of 200 staff being quoted by Eli Lilly was done. So after purification the product is now has to be formulated, ठीक है। कुछ suitable preservatives तुम डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल गया, प्योरीफाई करके तुमने ले लिया, ठीक है। नाउ यू हैव द प्रोडक्ट, अब इसमें तुम कुछ क्या करोगे, प्रिजर्वेटिव्स डालोगे, ठीक है, ताकि लंबे समय तक काम कर सके, फाइन, लंबे समय तक चल सके। तो कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आगे जैसे हमने कोई ड्रग बनाया तो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है हर एक प्रोडक्ट की, और फिर यही जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ये हर प्रोडक्ट से, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होती है, लेकिन दिस इज़ द फाइनल स्टेप दैट इज़ डन, ठीक है। तो एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया तो इसके बाद कंट्रोल स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करी जाएगी इसकी, इन केसेस ऑफ ड्रग्स, इन केसेस ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू हैव मेड, एंड दैट इज़ हाउ योर लार्ज स्केल मेडिसिन आर क्रिएटेड। होता है ना बैच में जब मेडिसिन बन जाते हैं, लार्ज स्केल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, हाउ आर दे डूइंग दिस, यही प्रोसेसेस के थ्रू दे आर मेकिंग द मेडिसिन, दे आर डूइंग द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, ओके। So this is your biotechnology processes and again your principles and processes chapter, fine. I hope ये चीज़ clear होगी, okay. So that is it for today. Hope you enjoyed the class. Now if there's any question or doubt, you can always put that question down in the comment section, ठीक है। And इसके अलावा if you like this lecture, of course, then please make sure that you share, subscribe, and then like this channel, all right. And yeah, thank you so much for watching, everyone. See you again in the next class. Take care, all of you. Bye bye.